अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू आरजू जी फॉर हैविंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। मैं तो आपके यहाँ गेस्ट कम फैन के रूप में ज्यादा आता हूँ आपके। अरे नहीं, आप गेस्ट कम और फ्रेंड के रूप में ज़्यादा आते हैं बल्कि। दैट्स आल्सो अ प्रिविलेज, दैट्स आल्सो अ प्रिविलेज थैंक फॉर यू, मी। दैट्स एन थैंक यू एब्सोल्यूट सो ऑनर। मच। बात हम करेंगे फिर दोबारा जो है कनाडा की और भारत की। और सर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट आई दोनों रिलेशंस में, दोनों कंट्रीज के? कोई बात आगे बढ़ी? वैसे तो खैर बार बार ये पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। भारत का तो ये भी कहा जा रहा था कि क्रिकेट नहीं खेली जाए, ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, लेकिन खैर हमारी टीम पहुंच गई है और बहुत अच्छा वेलकम मिला है। वो देखकर भी अच्छा लगा, जो वीडियोस आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन ये कि जाहिर है कि एक टेंशन कनाडा की भी साथ साथ चल रही है। डॉक्टर जयशंकर ने भी स्टेटमेंट दी थी और उनकी स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लोग काफी देख रहे हैं। तो आपके ख्याल से सर कुछ हुआ, कुछ आगे बात बढ़ी है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि कुछ बात आगे बढ़ी है। अच्छा, इसका अब हम असेसमेंट कैसे करें? अंडरलाइंग रूल क्या होगा इसको जानने के लिए कि बात कुछ आगे बढ़ी है और इसके दो फिर दो दो फॉलो आउट है। क्या कुछ बात आगे और खराब बढ़ी है या बात कुछ और आगे अच्छी बढ़ी है? ठीक है ना? ये दोनों इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो देखें, अब दोनों देशों के बीच में एक रिटेलिएटरी वो हुआ, एक्शन लिया गया। और जहाँ पे पहले तो ट्रैवल एडवाइजरीज, फिर उसके बाद मतलब पहले तो डिप्लोमेट को एक्सपल करना, फिर ट्रैवल एडवाइजरीज, फिर उसके बाद इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को टेररिस्ट जो भी उनके डॉक्यूमेंट थे इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना, वो हमने दिया। फिर कनाडा की तरफ से उसके बाद कोई बहुत ज्यादा रिटेलिएशन नहीं आई है। ठीक है, जैसे कनाडा ने नहीं कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। कनाडा इज स्टिल गोइंग विद द प्रोसेस। तो पॉइंट ये है कि अभी आप देखें जो हराकरी मचाई है जस्टिन ट्रूडो ने इन दी पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। द मैन हैज सिंपली कमिटेड द फोपा, और फोपा या कह लीजिए कि द ग्रेवेस्ट मिस्टेक ऑफ द सेंचुरी, कि नाजी जो वो है वॉर क्रिमिनल, उसको फेलिसिटेट किया है उन्होंने, अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर तालियां बजाई हैं। अब पूरा का पूरा जो रशिया का वॉर है या जेलेंस्की और पुतिन के बीच की जो लड़ाई है, उसमें रशिया का आर्गुमेंट यही है कि भाई ये जो जेलेंस्की है, ये बेसिकली जेलेंस्की है, ये बेसिकली एक नासी है, एक नेशनलिस्ट है। इसलिए अब इसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती है। और जेलेंस्की के साथ ये आया तो पूरा का पूरा एक जिसे कहते हैं ना, बाई वन एक्शन, ये कनाडा ने रशियन वॉर को लेजिटिमाइज कर दिया। इतना इसका फॉलोआउट छोटा मोटा नहीं हुआ। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को वो देना पड़ा, इस्तीफा, रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा। उसके बाद आप देख लें कि जो वो थे, क्या नाम है, जस्टिन ट्रूडो साहब, उनको माफी मांगना पड़ा। तो ये तो दुनिया कॉल आउट कर रही है ना कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपके, वो कब तक चलेंगे? आपका जो टेररिस्ट है वो मेरा टेररिस्ट अलग है। अब आप देखिए आरजू जी, इसको बहुत सिंपल समझिए कि ये मैंने देखा है कुछ बहुत साल से इंडिया में भी ये ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम रही है कि ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ इवेंट हो रहे हैं, कुछ घटना घट रही है, उसका एक हिस्सा लेना है, बाकी हिस्से को हटा देना। हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारी गई, ये हिस्सा ले लिया गया, बाकी सब हटा दिया गया। उसी हिसाब से तो ओसामा बिन लादेन को भी गोली मारी गई, बाकी सब हटा दो तो ओसामा बिन लादेन भी एक बड़ा सज्जन पुरुष लगेगा कि भाई बेचारे के साथ गोली मार दी। अब अगर जो ओसामा बिन लादेन की हत्या हुई उसको आप ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकती है, 55 साल का वृद्ध, उसकी जो है निर्मम हत्या की गई, उसकी बीवी बच्चों के सामने, उसके बच्चों को भी मारा गया। अब ये सुन के तो आदमी रो पड़ेगा कि कितना बड़ा घटना हो गया बेचारे के साथ, इतना बड़ा सीधा आदमी था। अगर आप जब बताओगे कि भाई कौन थे ओसामा बिन लादेन, तो बात समझ में आएगी लोगों को। बिल्कुल। ये बात कनाडा की गवर्नमेंट मानना ही नहीं चाह रही है। तो पॉइंट ये कि बात आगे बढ़ी है या पीछे, मेरे हिसाब से थिंग्स हैव इंप्रूव्ड बोथ द कंट्रीज। जैसे कल जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के, उसमें कि हमने कनाडा को कहा है कि आपकी कोई कंसर्न है तो हमें बताइए, आप हमसे डिस्कस कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी ने मारा है या कुछ ऐसा किया। एंड एट द सेम टाइम ये डुअल स्टैंडर्ड छोड़ दें आप कि आपका टेररिस्ट कोई और है, हमारा टेररिस्ट कोई और है। तो ये बातें शो कर रही हैं कि वी आर मूविंग ऑन राइट ट्रैक।
लेकिन साथ-साथ अगर हम बात करें जो खालिस्तान या खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले कनाडा में इस वक़्त मौजूद हैं, उन्होंने उनमें से एक जो है पन्नू ने उठकर जो है वो वर्ल्ड कप मैचेस के ऊपर भी थ्रेट लगा दी है। वीडियो एक वहाँ से एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी हो गया है और ये भी सुनने में आया है जो मतलब लोग बताते भी हैं और कई फुटेजेस में नज़र भी आता है, उसको बड़ी सिक्योरिटी वग़ैरह भी दे दी हुई है गवर्नमेंट ने वहाँ की या उसने खुद ली हुई है व्हाटएवर। तो उसके ऊपर आपका ख़्याल है कि कोई भारत की गवर्नमेंट को ये रिएक्शन शो करेगी जो वो क्योंकि कई सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं, कई दूसरी कंट्रीज़ इस वक़्त ऐसी हैं जो आपके यहाँ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि आप मेज़बान हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई? देखिए, एक बड़ी मस्त आपकी ये वाली प्रश्न का मैं जवाब दूँगा। आपने पिछले प्रश्न में एक और एंगल पूछा था जो मेरे दिमाग में था पर मैं बोल नहीं पाया। आपने हुँ, पाकिस्तान, भारत और भारत-कनाडा के रिश्तों की भी चर्चा की थी। देखिए, भारत और कनाडा के रिश्तों में कोई इंटरप्रिटेशन का मैटर है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुँ, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग या जो जो समझिए जो बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है एक-दूसरे को समझने का सेम है। वो भी डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी, वो भी फ्री सोसाइटी, हम भी फ्री सोसाइटी, वो भी फ्री इकोनॉमी, हम भी फ्री इकोनॉमी, वो भी फैमिली बेस्ड सिस्टम, हम भी फैमिली बेस्ड सिस्टम। वो अपनी जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन को बहुत प्राउडली देखते हैं, हम अपने वैदिक पुराणिक और ये जो हमारी एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन है जो आज तक कंटिन्यू है, हम उसको बहुत प्राउडली देखते हैं। वी आर सेम पीपल, वी हैव सेम अंडरस्टैंडिंग, कोई हुँ, हमारे में अंतर नहीं है। एक छोटा सा मुद्दा है कि भाई आपका टेररिज्म मेरा टेररिज्म क्या, बस यही है, वो हुँ, सॉर्ट आउट हो जाएगा। पाकिस्तान सही। और हमारी तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल प्रॉब्लम है। हम हुँ, फ्री सोसाइटी हैं, आप फ्री सोसाइटी का अपोजिशन करते हैं। हम डेमोक्रेसी बेस्ड रूल ऑफ लॉ है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्शियंस, कोई हुँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप क्या वो चीज संभव नहीं है। तो हमारा आपका कोई भी समाधान तभी होगा जब या तो पाकिस्तान अपनी जो जो उनकी फाउंडेशनल प्रिंसिपल और फिलॉसफी है उसको रिविजिट करे और या इंडिया इस्लामिक हो जाए, और तो कोई तरीका है ही नहीं। हुँ। आप समझ रही हैं? यार इंडिया जी। को इस्लामिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, ये आप बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं। मुझे इंडिया ऐसे ही पसंद है जैसे इंडिया इस वक़्त है। इंडिया को हरगिज़ इस्लामिक नहीं होना चाहिए। पहले ही बहुत है इस्लामिक अभी। लोग तो कोशिश हुँ, आज भी कर रहे हैं ना, क्षमता तो ये है। पाकिस्तान का तो बेसिक कांसेप्ट ही यही है, जब तक गजवाए हिंद नहीं होगा। शोएब अख्तर साहब बोले थे एक दिन कि ये दरिया लाल हो जाएगा और फौजें उठेंगी और ये होगा। ये पाकिस्तान का फाउंडेशनल बिलीफ है। तो अब आप सोचिए, शोएब हर अख्तर साहब पाकिस्तानी का नहीं है, हर पाकिस्तानी का नहीं है और शोएब अख्तर साहब ने कहा मुझे बहुत हैरत है इसलिए कि वो तो बड़े मॉडर्न आदमी हैं, लेकिन पता नहीं कि ये हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेट छोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि सबके सब कुछ इस किस्म की बातें शुरू करते हैं। हर पाकिस्तानी का नहीं है, ये मैं सहमत हूँ आपसे। बट प्रश्न ये है कि बहुतायत का यही है। आई वुड हुँ, से 80 to 90% पाकिस्तानीज़ का यही थॉट प्रोसेस है, एंड दैट्स अ टेरिफाइंग नंबर। बट एनीवेज़ उस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो दूसरी बात कि पन्नून ने हमें धमकी दी है, मैच करेंगे। भाई भारत क्या है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है हमारी जो हिंदू राष्ट्र की राष्ट्र का मतलब गवर्नमेंट। जी। गवर्नमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस। ये जमीन हुँ, हमने अपने बाप दादाओं से ली है। हमारे बाप दादा जो थे यहाँ पे वेद लिखा इन्होंने, ठीक है ना? हुँ, इसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं कहते। राष्ट्र सही। का मतलब है कि सक्सेशन ऑफ द कल्चरल आइडियोलॉजी, कल्चरल आइडेंटिटी, वो राष्ट्र होता है। हुँ, उस राष्ट्र में जैसे भारत में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वेद, पुराण, महापुराण, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म हुँ, सब भारत की धरती से निकले हैं। ठीक हुँ, है ना? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, वो सुन लीजिए क्या है? वो है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, हुँ, यानी कि सब धर्म बराबर हैं। भले आपका धर्म ये कह रहा हो कि हिंदुइज्म नकली है या हिंदुइज्म हुँ, झूठा है या हमारा भगवान झूठा है, लेकिन हमारा मानना यह है कि आपका भगवान सच्चा है और आपको उससे देवत्व की प्राप्ति हो। ये मेरा मानना है। हुँ, ठीक है ना? ये हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी है। हिंदू राष्ट्र में धर्म के आधार पर जजिया नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये हिंदू की बिलीफ सिस्टम नहीं है। हुँ, हिंदू राष्ट्र जो है वो एक वेलफेयर राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जानना चाहेंगी, हिंदू राष्ट्र की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारा आइडेंटिटी है। अब इसको सुन लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्,
ओम शांति ही शांति ही शांति। सभी सुखी होवें, इसका मतलब भी मैं बता देता हूं आपके दर्शकों के लिए। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त होवें। ये नहीं कह रहा भारतीय, पूरे दुनिया की कामना कर रहा हूं। ये फिलॉसफी हमारे पर, ये हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी है। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रहेगा तो भी वो उसके सुख की हम कामना करेंगे, उसके सुख की हम चिंता करेंगे, उसके सुख में हम दुख भागीदार होंगे। क्रिश्चियन होगा, उसके सुख में हम भागीदार होंगे। परंतु ये कहना कि सर्वे संतु सर्वे ओम सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् ओम शांति शांति शांति, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू कहता है, सिर्फ हिंदू कहता है। हिंदू तेरा मेरा जानता ही नहीं है। हिंदू, आप हिंदू को देखे, हिंदू तेरा मेरा नहीं जानता। जैसे दूसरा हिंदू राष्ट्र का फिलॉसफी क्या है? हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी है अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितार नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये भी आपके दर्शकों के लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसका मतलब होता है कि दिस इज माई रिलेटिव, दिस इज नॉट, such is the reckoning of those who are small minded, but for the broad minded the entire earth is a family। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग नहीं हैं, तुम्हारे लोग हैं, ये उनके लोग हैं। ये भारत की आइडेंटिटी और भारत की फिलॉसफी नहीं है। आरबी भी मेरा परिवार है, अरब्स भी मेरा परिवार है, अफ्रीकन भी मेरा परिवार है। और ये देखिए, ये हिंदू राष्ट्र के एक प्रधानमंत्री की संकल्पना थी कि जब G20 हुआ, G20 अमीर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक देशों का एक संगठन है, उसमें उन्होंने अफ्रीकन को, जो कि गरीब समझे जाते हैं, उनको मेंबरशिप दी। ये है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र में जजिया नहीं है, आपके मुसलमान होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करें। लेकिन आप ये कहें, अब जैसे अरब राष्ट्र है ना भाई, अरब में इस्लाम भले 1400 साल पहले आया, लेकिन अरबों की हिस्ट्री तो हजारों साल की है ना। सही। ये आप जैसे, अब आप अगर देखें जो लोग मगर की बात, जी जी नहीं नहीं, तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतनी सारी जैसे 57 के 58 कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक हो सकती हैं, तो आप लोग फिर ये सेक्युलर वाला सिस्टम लेके क्यों चल रहे हैं? आप फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना देते जहां पर 85% हिंदू रहते हैं? उसको तो ओपनली उनको तो कहना चाहिए कि जी हिंदू राष्ट्र है, सारा मसला खत्म हो जाएगा। ये जो झकझक चलती रहती है आपके यहाँ भी और दूसरी जगह भी, वो अपने आप ही सब शांत हो जाएंगे। देखिए, ओवर द पीरियड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसको पढ़ने से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान आपको पढ़ देता हूं, उसका प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ कजाकिस्तान यूनाइटेड बाय अ कॉमन हिस्टोरिक फेट क्रिएटिंग अ स्टेट ऑन द इंडिजीनियस कजाक लैंड। यही इंडिया के प्रीएम्बल में भी लिखना चाहिए था, दिस एन इंडिजीनियस भारतीय लैंड। मतलब ये भारत का टुकड़ा हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। अब देखिए, हुआ ये कि एक फिलॉसफी आई, कुछ फिलॉसफियों को अपने आप को सही करने के लिए दूसरियों को गलत साबित करना था। उनमें से जैसे कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का ये बिलीव था कि भाई इंडियन लाइफस्टाइल इतनी खराब है और प्रिमिटिव है कि इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हो नहीं सकता। ये जो हिंदू लोग हैं, ये बेसिकली मूर्ति पूजा है, इनकी लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, इनको पहले डिस्ट्रॉय करो, तब जाकर के और यूरोपियन वैल्यू सिस्टम को लगाओ। तो जो बेचारे हमारे यहाँ जो इस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, उनको हिंदुओं से नफरत है, जस्ट बिकॉज की उनकी वो ये नहीं देख रहे कि जब वो पूजा कर रहा है तो वो किसी का बेसिकली शुक्रिया अदा कर रहा है, थैंक यू अदा कर रहा है, अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है, अपनी कृतज्ञता यानी ऑब्लिगेशन यानी कि बीइंग ग्रेटफुलनेस को वो शो करता है। तो फिर दूसरी कुछ एक आई, मोनोथीज्म की थ्योरीज आई। मोनोथीज्म ने जो कहा कि भाई चूंकि मल्टी मोनोथीज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है वन गॉड एंड इमेज ऑफ गॉड इज अ क्राइम, ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे मोनोथीज्म ब्रेस करता है। और इंडिया में ये दोनों चीजें थी। इंडिया में गॉड का, हालांकि गॉड का जो गॉड हमारे यहाँ, जो आपका गॉड है और जो हमारे यहाँ भगवान है, वो सेम नहीं है। बिकॉज भगवान एक देवत्व, भगवान, ये सब अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिएटर है वो तो पौरुष है, एटलीस्ट इन वैदिक क्रिएटिव में। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा तो मैं ज्यादा बोलता नहीं उसके बारे में। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि इंडिया ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। इंडिया इज ऑलरेडी अ हिंदू राष्ट्र, देयर इज नथिंग मोर टू डू। सिवाय अगर मैं हूं तो प्रीएम्बल में ये जोड़ दूंगा कि इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया united by the common fate of the ancient and continuous Indian civilization, Bharatiya civilization, which is located in this part of the territory, and these people are called Indian. And then hereby we are now transforming India to be a republic, socialist, socialist रहना चाहे तो रहे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है,
रहना चाहें तो रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द रिलीजियस डॉक्यूमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट को आप हम मैं तो मानता हूँ मगर लोग तो हमारे उसको और तरह से लेते हैं ना सर, लोग तो उसका कुछ और मतलब निकालते हैं ना सेक्युलर बिकॉज कि होने का। लोग कंपैरेटिव स्टडी पूरी नहीं करते ना, वो अपनी फीलिंग हम पे थोप देते हैं। आप मेरे साथ कंपैरेटिव स्टडी करो ना, आप मेरे प्रोविजन को कंपेयर करो और अपने प्रोविजन को। अब हिंदुइज्म में बता दिया है कि ये एक कास्ट सिस्टम है, बस इसी का वो गाली देते हैं, कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम, विच इज इनकरेक्ट। पर मैं उस पर सही। फिर कभी बात करूंगा। मैंने तो आपको हिंदुइज्म की ही तो ये फिलॉसफी है ना, ओम सर्वे संतु निराम सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। ये तो कह रहा है कि सबकी शांति हो, कोई तो नहीं कह रहा हिंदू की शांति, नहीं कह रहा भारतीयों की शांति, तो पूरे दुनिया की का वो कर रहा है, विश्व जगत का कल्याण का बात कर रहा है वो। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मेरा तेरा, ये मेरे लोग हैं, ये तेरे लोग करने वाले छोटे माइंडसेट के होते हैं। अयम बदुरा निजम लघु चेतना, ये जो भी है। तो भारतीय फिलॉसफी में एक जो बेसिकली जो बाकी की जो फिलॉसफीज इंडिया में आई, तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने इंडिया के उन पॉइंट्स पे अटैक किया जिसका दुरुपयोग समाज में हो रहा था, जैसे वर्ण सिस्टम। वर्ण में समाज में कुछ उसके मिसयूजेस हो रहे थे, उसमें कोई शक नहीं है। उस मिसयूज को उन्होंने पूरी की पूरी सनातन की इतनी वृहद फिलॉसफी को उस पे डाल दिया कि ये लोग बेसिकली तफरीक करते हैं। ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, और कोई स्कॉलर आके मेरे साथ बात कर ले। डिवीजन होने का मतलब नहीं कि हायरार्की होना है। जैसे भारत में जो जो स्टेट है उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये आप भी पढ़ी होंगी ना, हर जगह ये होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। दीज आर द थ्री बिल्कुल। और स्टेट, दीज आर द थ्री। ये डिवीजन है ना, ये तफरीक है ना, थ्री डिवीजन, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब कोई ये महा बेवकूफ आदमी होगा जो ये कहेगा यार जुडिशरी लेजिस्लेचर से बड़ी है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से बड़ा है, जुडिशरी इससे बड़ा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बड़ा है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस। ये बेवकूफों की बात। हर सही। जगह जहां डिवीजन है वहां हायरार्की हो ये जरूरी नहीं है। देखिए डिवीजन जो है ना, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल जब होता है तो आप उसको कहते हैं यहाँ पे वो है तफरीक है, छोटा बड़ा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल हो तो डिवीजन है मगर सब समान है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस बैठते हैं हमारे यहाँ, या जितने भी होंगे, उन 30 जजेस में कोई जज बड़ा नहीं है, कोई जज छोटा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। उसी तरीके से कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, उसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। मैं शूद्र, ना तो शूद्र एक खराब वर्ड है, मैं शूद्र हूं और मैं ब्राह्मण भी हूं। मैं जितना ब्राह्मण हूं उतना ही शूद्र हूं, उतना ये मेरे कर्म के आधार पे होगा। जब मैं कुछ नहीं करता, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, या मतलब मैं समझ लीजिए कि एक्टिव नहीं हूं, तो मैं क्षत्रिय वाला काम कर रहा हूं कि मैं बाहुबली बन रहा हूं, जिम जा रहा हूं। तो जब आप समाज में एक डिवीजन ऑफ लेबर था, आप पढ़ नहीं सकते, हर कोई तो अच्छा प्रोफेसर नहीं हो सकता ना, तो बिल्कुल। भैया हाँ। और हर कोई, मैं फिजिकली उतना वीक नहीं, स्ट्रांग नहीं हूं भैया। वो मैंने देखा हरियाणा के वो जट जब ऐसे करते हैं, उनके बल्ले इतने बड़े होते हैं, मेरा बल्ला इतना बड़ा है, मेरी बल्ली है बेसिकली। आप समझ रही हैं? तो मैं उनकी तरह नहीं हो सकता। मेरा दिमाग, मेरा ये काम करता है, उनका ये काम करता है। और जो जो जिनके ये काम करते हैं उनका कोई जरूरी नहीं है कि पैसा बनाने की एबिलिटी हो, पैसा बनाने वाले अलग है हमारे यहाँ। तो हर किसी का कुछ, सिर्फ काम अगर बांट दिया गया तो कोई छोटा बड़ा कैसे हो गया, ये मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ। वैश्य कैसे ब्राह्मण से छोटा हो गया, ब्राह्मण कैसे वैश्य से बड़ा हो गया, बेवकूफी की बातें है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, और ना ही ये था। तो पॉइंट यही थी कि आप लोगों ने बताने नहीं दिया। और उसके बाद पिछले 70 साल हमारे यहाँ क्या हुआ, ये 170 साल हमारे 1,70,000 साल की आइडेंटिटी पे भारी पड़ गए। हमारे को क्या पढ़ाया गया, जैसे हमारे यहाँ बच्चों को एग्जाम देना होता है तो कहते हैं 1857 से लेके 1947 तक का भारत का इतिहास पढ़ो। ये साला 90 साल होता है। 1857 में क्वीन ने प्रोक्लेमेशन के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अर्जित जो टेरिटरी थी उसका वो कर दिया था, क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन करके उसको ब्रिटेन बना दिया। ये 1857 में ब्रिटेन बना, इंडिया बना है। मतलब नहीं, उससे आपको बहुत पहले का है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको 3 तो अभी बता देता हूँ, सुन लीजिए। ऋषभो मरुदेवाश्य ऋषभात भरतो भवेत भरतात भारतम भारतवर्षम भरतात सुमितस्त्वभूत। इसका मतलब क्या हुआ, ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी, भरत वॉज बॉर्न टू ऋषभ, एंड भारतवर्ष अरोज फ्रॉम भाजा भरत। ये तो कम से कम 8-10 हजार साल पुरानी बात है।
ततश भारत वर्ष में ते गेलु गिष्यते भरताय यत्र पिता दत्तम प्रतिष्ठात वनम। इसका क्या मतलब हुआ? दिस कंट्री इज नोन एज भारतवर्ष सिंस द टाइम फादर entrusted the kingdom to the son Bharat and he himself went to the aesthetic practices. उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रय चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। The country that lies north of the ocean and south of the Himalaya is called Bharat and for there dwelt the descendants of Raja Bharat. तो भरत के संतानों को भारतीय कहा जाता है। भरत का संतान कोई कल को इस्लाम मान ले, क्रिश्चियनिटी मान ले, कोई कोई कुछ मान ले, वो उसकी मर्जी है, वेद को माने वेद को ना माने, लेकिन चूंकि वो भारत की भूमि में भरत के वंशज से जुड़ रहा है, वो भारतीय है। ये बात बार बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, और कोई कह दे आप बात तो करो यार उसमें। और हिंदुओं को सबको सबका राष्ट्र है। जर्मन को जर्मन राष्ट्र मिला हुआ है। राष्ट्र का मतलब देश नहीं होता, राष्ट्र का मतलब होता है इनहेरिटेंस। राष्ट्र का मतलब होता है जैसे आप कुछ प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदेंगे, मगर मान लीजिए आपके पास कभी कुछ पैसा हुआ ही नहीं, तो आप अपने पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे जस्ट बिकॉज आप उनकी पुत्री। दैट वाज हिज राष्ट्र। राष्ट्र इज नॉट स्टेट, क्योंकि राष्ट्र के अंदर स्टेट कई तरीके का हो सकता है। तो राष्ट्र का मतलब ये भारत की ये भूमि हमारी इनहेरिटेंस है, हमारे पूर्वजों को दिया गया हमें एक जो हमने अपने विरासत है, ये विरासत कह ले। राष्ट्र का मतलब विरासत, बिल्कुल, हेरिटेज। राष्ट्र का मतलब हेरिटेज एट द बेस्ट, अगर आप उसको करना चाहती है। राष्ट्र इज नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी, राष्ट्र इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। आपको पता है ये जो कई जो स्कॉलर्स थे लाइक मैक्स म्यूलर हो गए और कई तरह के इन्होंने इंडिया के ऊपर लिखा, कई किताबें लिखी और उसमें कहा इंडिया इज अ वेरी एंशिएंट प्लेस, इट हैज ट्रेडिशन बट इट डजंट हैव हिस्ट्री। उन्होंने कहा इंडिया डजंट हैव हिस्ट्री। अच्छा, ये कौन सी बात हुई कि इंडिया के पास ट्रेडिशन है मगर इंडिया का इतिहास नहीं है, इंडिया का वो नहीं है। उनका जो वेस्ट में कुछ लोग हैं या वेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है बिब्लिकल थॉट प्रोसेस की वजह से कि हिस्ट्री का मतलब होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री। मतलब इंडिया बनने का मतलब कोई तलवार उठा करके जब तक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगा तब तक इंडिया कैसे बन गया? इंडिया फिर बना ही नहीं। तो वो कहते हैं इंडिया का नाम है। हमारे यहाँ जो राष्ट्र निर्माण है या जो स्टेट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल है। जैसे आपके यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग आप नहीं कर सकती, क्योंकि आपके मौलाना साहब कहेंगे कि लॉ बनाने का काम तो सिर्फ अल्लाह का है और अल्लाह के अलावा कोई लॉ बना ही नहीं सकता। जब अल्लाह के अलावा कोई लॉ बना नहीं सकता तो लॉ ही, द पावर टू मेक लॉ इज कॉल्ड पॉलिटिकल पावर। आप जॉन लॉक को पढ़ ले, द पावर टू मेक लॉ इज कॉल्ड पॉलिटिकल पावर। So Allah is as much a spiritual identity as he is a political entity. इसीलिए यूरोप में कहा गया कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करो, पर होना चाहिए, नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया जा सकता है, पॉलिटिक्स को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स का धर्म वेलफेयर होना चाहिए। राजा का जैसे आपसे बातचीत हो रही है तो मैं आपको एक मतलब हमारे यहाँ वो है, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, बिल्कुल। अर्थशास्त्र में चाणक्य जो लिखता है वो बड़ी अच्छी जो हमारे यहाँ जिसको आप कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, चाणक्य लिखता है, बड़ा मस्त लिखता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या लिखता है चाणक्य जी, वेलफेयर स्टेट क्या है। तो वो बड़ा मस्त लिखता है, सुन लीजिए। जी जी। प्रजा सुखे सुखाम राज्ञः प्रजानाम चाह हिते हिताम, सॉरी नात्मा प्रियम हितम राज्ञनः प्रजानाम च हितम प्रियम। इसका क्या मतलब है? इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पब्लिक रेस्ट द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर इज हिज वेलफेयर। ही शैल नॉट कंसीडर एज गुड ओनली दैट which pleases him, but treat as beneficial to him, but rather whatever pleases his public is the pleasure for him। अब आप बताइए क्या है, आपको क्या चाहिए? ये अगर नहीं है क्या कहते हैं वेलफेयर स्टेट, तो और क्या है? कि राजा का सुख प्रजा के सुख। देखिए, लोग आपको जेएस मिल पढ़ाएंगे, लोग आपको बेंथम पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ बेंथम पढ़ाते हैं, प्लेजर एंड प्लेज, हेडोनिस्टिक, यूटिलिटेरियनिज्म। अरे आज से 4000 साल पहले बता दिया कि तुम लॉ बनाओ तो लॉ इसलिए बनाओ कि लोगों को सुख मिले, सिर्फ खुशी नहीं, सुख। सुख जो है वो बहुत, कई बार खुशियां गलत भी हो सकती हैं। सुख
एक 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 आपका हेल्थ अच्छा है तो आप सुखी हैं, हम्म, आपका मन अच्छा है तो आप सुखी हैं, आपके पास हम्म, पैसा, हेल्थ, सब कुछ। हम्म, इस हेल्थ एक हैप्पीनेस इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हम्म, आई गेटिंग माय पॉइंट? इतनी हम्म, वृहद फिलॉसफी को खाली कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, हम्म, कास्ट सिस्टम, हायरार्की और ये और वो, जबकि नहीं है हायरार्की। मैं चैलेंज के बिल्कुल, साथ ताल ठोक के कहता हूं, आप मुझे हायरार्की जो वो डॉक्यूमेंट है, जो जो वहां पे लिखा है उसमें दिखा दो। हाँ, अगर सोशियोलॉजी में अगर कुछ लोगों ने बदमाशियां की तो उनको सजा मिलो, क्योंकि उन्होंने जो बिल्कुल, थ्योरी, लॉ को तोड़ा, उन्होंने लॉ को हम्म, तरीके से नहीं फॉलो किया जैसे वो हम्म। करना चाहिए। जी। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन लोग बात को समझें तब ना सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में भी ऐसे यकीनन जो इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे या नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन वही बीड़ा नहीं अंडरस्टैंड उठा रहा है, करना चाहिए सर, होना वही चाहिए बीड़ा। सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप काम। और ये सब चीजें जो है, इसका किसी रिलीजन से या उससे ताल्लुक नहीं होता, ये सभी के नहीं, सीखने की बात है, ये सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। यस, ये दिस इज रिलीजन व्हाट आई नहीं है, बिलीव। ये जी, फिलॉसफी इंसानों ने लिखी है। हाँ, बिल्कुल। ये और रिलीजन इसको नहीं है। और आपके लिए रिलीजन वही है ना, वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, दीज आर ह्यूमंस। एग्जैक्टली उनकी क्या गलती है कि उन्होंने संस्कृत में और लिखा और उस समय नहीं, इस्लाम नहीं था। मैं यही कह रही हूँ कि ये चीज, ये बात जो है, ये फिलॉसफी जो है, वो हर रिलीजन के इंसान को सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। और ये उन्हीं के फायदे के लिए है, इससे उन्हीं को फायदा होगा। थैंक यू सो नहीं, मच सर। मैं जी। बस एक लाइन, मैं हर रिलीजन से मेरा नहीं कॉन्सेप्ट है। मैं हम्म, कह रहा हूँ अरब्स को उनकी अपनी बहुत बड़ी विरासत है, हम्म, वो रहे। रिलीजन सब सम्मानीय है, मगर भारत के, ये पाकिस्तान के लोग, हम एक लोग हैं। हम्म, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि आपके बाप बिल्कुल, दादा क्या लिख रहे थे, देख तो लो यार। आचार्य बिल्कुल, चाणक्य, ये जो मैंने पढ़ा प्रजा सुखे सुखाम जो है, ये मैं हम्म, नहीं लिख रहा। आचार्य right, चाणक्य ने तक्षशिला में लिखा। तुम अगर तक्षशिला में हम्म, पढ़े हो, तुम अगर इस्लामाबाद में रहते हो और तुम्हें हम्म, तक्षशिला पे अगर एक लेश मात्र का भी गर्व है, तो पढ़ हम्म, तो लो कि तुम्हारे बिल्कुल, एंसेस्टर में क्या लिखा है। अपने हाँ, एंसेस्टर्स को एग्जैक्टली, तो जानो यार, हजारों साल की तुम्हारी कल्चर है। हम्म, अरे मत पूछो यहाँ के भगवान को जो तुम्हें नहीं पसंद है, मत पूछो भाई, एक ही भगवान को मानो, उनको अल्लाह कह लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अपने कल्चर को क्यों लेकिन छोड़ो? लेकिन समझे तो सही, तब तब की बात है ना सर। अगर कोई समझेगा तो फिर वो किसी भी रिलीजन को बुरा नहीं कहेगा। खैर, बिल्कुल हम इस चीज को आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू।